नस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट की दुनिया के अंदर अपने अपने अंपायर होते थे, जो हर मुल्क अपने अंपायर खड़े करता था। और मेरे आदि मैं 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूं, तो जो 10 साल थे, 10 साल से भी ज्यादा, कुछ 14-15 साल थे जिसमें अपने अपने अंपायर होते थे और बहुत इंतशार होता था क्रिकेट ग्राउंडों में, क्योंकि जब टीम दूसरे मुल्क में जाके हारती थी वो कहती थी जी उनके अंपायरों ने हमें हरा दिया। और कई दफा ये ठीक होता था कि अपने अंपायर अपनी टीम की मदद करते थे। तो मुझे फख्र है कि मैं वो कप्तान था जिसने क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लेके आया, कि अंपायर एक तीसरे मुल्क के होने चाहिए जो न्यूट्रल हो, ताकि जो जीते और हारे वो हार मान जाए, ये ना कहे कि जी दूसरों के अंपायरों ने मुझे हरा दिया। और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने पहली दफा क्रिकेट की तारीख के अंदर हम न्यूट्रल अंपायर 1986 में लेके आए, और उसके बाद फिर सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर आ गए। और आज जो आप क्रिकेट मैचेस पे ग्राउंडों पे देखते हैं तो वो सारा इंतशार खत्म हो गया है, क्योंकि लोगों को फैसले मुनसिफाना लगते हैं, क्योंकि अब उनको ये नहीं लगता कि अपने मुल्क के अंपायर अपने मुल्क की मदद कर रहे हैं। अब मैं आता हूं पाकिस्तान पे। देखिए, मैंने जब तहरीक इंसाफ शुरू की थी 27 साल पहले, उसकी वजह ये थी कि मैं ये आपको बार बार बता चुका हूं, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, जो सारी दुनिया में मैं फिरा और क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया मैंने देखी, और खास तौर पे बरतानिया का निज़ाम, क्योंकि मैं वहाँ प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, आधा साल उधर आधा साल इधर, और यूनिवर्सिटी भी उधर गया था। वो मैं जब जितना मैं निज़ाम समझता गया, मैं इस नतीजे पे आ गया कि जो हजरत अली का एक रज़ी अल्लाह ताला का कौल था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता, मैं इस नतीजे पे आ गया कि हमारा निज़ाम में जब तक इंसाफ नहीं होगा, हम एक वो जो कायद आज़म का और इलामा इकबाल की ख्वाब थी कि एक अजीम मिसाली इस्लामी रियासत बनानी थी हमने, फलाई रियासत, और वो जिसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ पे रखी थी, अदल और इंसाफ पे, हम वो बन ही नहीं सकते जब तक हम इंसाफ ना लेके आए मुल्क। और ये जद्दोजहद रही है 27 साल से, 3.5 साल गवर्नमेंट में बैठ के पूरी कोशिश की कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊं, लेकिन एक आर्मी चीफ के पास वीटो पावर थी, उसने नहीं माना, उसने नहीं किया, क्योंकि वो करप्शन को यानी नाइंसाफी को बुरा नहीं समझता था। अब देखें, अभी जो हालात हैं मैं कौम के सामने रखना चाहता हूं। पहले तो मैं अपना केस रखना चाहता हूं। अब ये हो क्या रहा है, 12 मई से हम ये जो जज दिलावर है इसके खिलाफ हमने कहा हुआ है कि हमें इसे इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस तरह इसने फर्द जुर्म मेरे पे लगा दिया, मुझे मेरे सुने बगैर, और वो भी आके जब मुझे गैर कानूनी तौर पे पकड़ा हुआ था इन्होंने जेल में, तो उसने वहां आके अदालत लगा दी, ना मेरे वकील को पता ना मुझे पता, और वहां आके फर्द जुर्म लगा दिया। तो हमें तब से पता चल गया कि यहाँ इंसाफ नहीं हमें मिलेगा। हमने एप्लीकेशन फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमें हमारा ट्रांसफर किया जाए, हम किसी और जज के सामने केस लगाया जाए, ये हमारा हक है। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, उन्होंने भी सबसे ज्यादा, जब 9 मई को मुझे जिस तरह घसीट के लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर आईनी और गैर कानूनी था जो मुझे अगवा किया, उसने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के होते हुए उन्होंने उसको जायज करार दे दिया। तो हमें तो वहां भी बड़े गिले शिकवे आ रहे थे। उससे पहले तहरीक इंसाफ के हमारे जो इलेक्शन कमीशन के केसेस लगे हुए थे, हमारे जो वकील अनवर मंसूर, वो बार बार कहते थे कि यहाँ में इंसाफ ही नहीं मिल रहा। और जो फॉरेन फंडिंग का केस था, हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि सबके इकट्ठे सुने जाएं, सारे जो बाकी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, लीग, पीटीआई, इकट्ठे सुने जाएं कि फंडिंग किधर से आती है, उनके केस सुने ना जाए। ये आमिर फारूक के पास लगे हुए थे, हमें बड़ा एतराज था। फिर आजम स्वाति, उन्होंने तो बकायदा लेटर देखा कि मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। और फिर जब वो हुआ, फिर उससे पहले टेरियन केस, जो 3 मेंबर बेंच ने, जब 2 मेंबर्स ने कह दिया
कि वो केस मेंटेनेबल नहीं है। जस्टिस साहब ने वो केस लेके बैठ गए। तो हमने फिर दोनों की तरफ, हमने दोनों जजेस का कहा कि ये हमें इन एम्पायर्स पे एतमाद नहीं है, ये हमारा राइट है। हमने रिकूजल का कहा। अब आज क्या होता है, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हम पहले जब यहां से नहीं इंसाफ मिला, फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहां इंसाफ नहीं मिलना था, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी पिटिशंस लगी हुई हैं हाई कोर्ट में, वो सब इकट्ठी सुनी जाए। अब आज इकट्ठी सुनी नहीं गई पिटिशंस। जो हमारी पिटिशन थी ट्रांसफर की, हमारी रिक्यूजल की, हमने कहा कि जस्टिस आमिर को हमारी नहीं सुननी चाहिए हमारी पिटिशंस, वो भी डिसमिस हो गई, वो इग्नोर हो गई। जो हमने गवाह का कहा हुआ था कि हमें गवाह का तो मौका दें कि हम फेयर ट्रायल, और अब तो मैं खैर वकील ही बन गया हूं कि आर्टिकल का आइन का 10A कहता है फेयर ट्रायल के अंदर हमें मौका मिलना चाहिए कि हम अपने गवाह पेश करें। और वो गवाह डाल दिए आगे, और कल उन्होंने कह दिया कि हुमायूं दिलावर हमारी फाइनल आर्ग्यूमेंट सुन सके। अब हमारी फाइनल आर्ग्यूमेंट वकील कैसे करे जब हमारे गवाही नहीं पेश हुए? ये फेयर ट्रायल कैसे होता है? आज उन्होंने ये फैसला कर दिया। तो ना वो ट्रांसफर किया हुमायूं, ना उसका सुना हुमायूं का दिलावर का कि हमें ट्रांसफर चाहिए वहां से, ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा कि सब इकट्ठी पिटिशन सुनी जाए, ना उन्होंने वो सुना। 7 पिटिशंस थी, उनमें से उन्होंने सिर्फ जो बाकी आगे कर दी या डिसमिस कर दी, और जो असल हम ट्रांसफर चाहते थे वो की नहीं। और ये भी नहीं उसे बाउंड किया कल दिलावर को, के जज दिलावर को, कि वो तब तक फैसला नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट्स पूरी नहीं सुन सकते जब तक हमारे गवाह पेश ना हो। अब वो कल के ऊपर फिर डाल दिए। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखें, फैसला जो भी आ जाएगा डिस्क्वालीफाई कर देंगे। क्या मैं मुतमईन होऊंगा? क्या ये कौम मान जाएगी इस फैसले को? सबको पता है कि ये 200 तकरीबन केसेस हैं। मकसद सिर्फ एक है, किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। ये सबको पता है ये क्या हो रहा है। 9 में जब भी इंशाल्लाह किसी दिन इस मुल्क में आजादाना तहकीकात होंगी, 9 मई पे चीजें सामने आ जाएंगी। और ये कभी भी नहीं हुआ कि एक साइड फैसला कर लेती है, गवर्नमेंट का फैसला कि जी तहरीक इंसाफ इसके अंदर गिल्टी है, हम कसूरवार हैं, और हमें हमारा मौक़िफ़ ही नहीं सामने रखा जा रहा। हमेशा जज दोनों साइड सुन के फैसला करता है। तो वो अब नजर आ रहा है कि जिस तरफ जा रहा है, वो जो उन्होंने 9 मई के बाद जो किया, सारे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हो गया। वो चलता आ रहा है, अभी भी क्रैकडाउन आ रहा है, और नजर आ रहा है कि किसी ना किसी तरह पार्टी को खत्म किया जाए। अब जो भी ये कर रहे हैं क्रैकडाउन, सारे जो भी लोग इसके पीछे हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि पार्टी तब खत्म होती है जब उसका वोट बैंक खत्म होता है? जरा बाजारों में निकल के देखें, देहातों में चले जाएं, पूछे तो सही लोगों से कि वो वोट किसके लिए डालेंगे। जितना जुल्म हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, उतना ही हमारा वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। पार्टी तो ऐसे नहीं खत्म होने लगी। तो अब पार्टी की इस वक्त 70 से 80% इस वक्त पाकिस्तान में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, यानी लोग इसके साथ हैं। तो जो एक वो निज़ाम आ रहा है जो कि 70 से 80% लोगों की राय को ख़त्म करना चाहते हैं, और एक और कोई निज़ाम लेना चाहते हैं, क्या हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? और मैं एक वो पाकिस्तानी होते हुए जिसका जीना मरना यहाँ है, जो बाहर नहीं जाने लगा, जिसके पास कोई पैसे बैंकों में बाहर नहीं पड़े हुए, कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, जो थी बेच के पाकिस्तान आ गया है, वो पाकिस्तानी आज कह रहा है कि इस वक्त ज़रूरत है कि सोचें कि हम ये मुल्क से क्या कर रहे हैं। एक जमात और एक लीडर को बाहर करते कितना नुकसान कर रहे हैं अपने मुल्क को। और जो भी ये प्लान बन रहे हैं कि इसके कोई मुल्क चल जाएगा डंडे के जोर से, लोगों को जेलों में डाल के, एक पुलिस स्टेट बना के, उनको दुनिया की तारीख का कोई तारीख का आइडिया ही नहीं है। आप ये देखें, मैं ये अपनी कौम को सिर्फ आपकी
آپ کو ایک قسم کا تاریخ کا لیسن بھی دینا چاہتا ہوں ہر اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا ہو گیا. آدھا چلا گیا جمہوریت کی طرف, آدھا چلا گیا یہ پولیس سٹیٹ بن گیا ڈکٹیٹرشپ کی طرف. آدھے میں انہوں نے ان کو بند کر کے کنٹرول کیا لوگوں کو, ان کی آزادی رائے ختم کی, حقیقی جمہوریت ختم کر دی, حقیقی آزادی ختم کر دی. آدھی آزاد ہو گیا. ساری دنیا کے سامنے 50 سال کے بعد نتیجہ آ گیا. جو آزاد تھے وہ خوشحال ہو گئے. آج بھی وہ جو جن ملکوں کے اندر جو وہی یورپین تھے جدھر آزادی رہی تھی, آج بھی وہ پیچھے ہیں ابھی تک. حالانکہ وہ وہاں جمہوریت بھی آگے کئی ملکوں میں, لیکن ابھی بھی وہ پیچھے ہیں. ایسٹ جرمنی, ویسٹ جرمنی ایک وہی جرمن لوگ تھے. جدھر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, یعنی ان کو اسی طرح